नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला कुमावत आप सभी का फिर से सार्विक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष में लगे द्वितीय प्रश्न पत्र के एकांकी आवाज का नीलाम धर्मवीर भारती पढ़ी थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके एकांकी नया पुराना पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क, उनके बारे में हम सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं, जिनका जन्म सन 1910 में जालंधर पंजाब में हुआ। जिनका शिक्षा का जो क्षेत्र था वो बचपन से ही सुदृढ़ परिवार के अंदर होने के कारण वो बचपन से ही 11 वर्ष की उम्र में तुकबंदियां और कहानियां और कुछ कविताएं लिखने लग गए थे। यही कारण है कि वो बचपन से ही ऐसे माहौल में पले बढ़े कि उनका साहित्य जगत में जो प्रतिष्ठा है, जो साहित्य जगत में उनकी प्रसिद्धि है, वो बढ़ी। उपेंद्रनाथ अश्क, जिनको हम एक कथाकार के रूप में जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कथाकार किसे कहते हैं, जो कहानी और उपन्यास लिखते हैं, तो कहानी और उपन्यास लिखने वाले को कथाकार कहा जाता है। तो कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है, एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है और नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध है। जैसे कि हम एकांकी पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रसिद्ध एकांकियों में एक एकांकी आती है नया पुराना। नया पुराना एकांकी, जिसके अंदर वे नई पीढ़ी की सोच और पुराने समय की सोच, जो हमारे आदर्श मूल्य थे, उनकी और आज के मानव की जो सोच है, उसके बीच में वो तुलना करते हुए इस एकांकी को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकांकी के एक मुख्य जो तत्व होता है वो होता है संकलन त्रय। संकलन त्रय क्या होता है? जैसे हम पहले की क्लास में बात कर चुके हैं कि ऐसी घटना जो एक ही समय में एक ही स्थान पर घटित होती है। जैसे कि नया पुराना एकांकी जो है, इसके अंदर जो ये एकांकी या इसकी जो घटना घटित होगी वो सुबह 6:30 बजे 6:30 बजे का समय है। उस 6:30 बजे से लेकर 2 या 3 घंटों के अंदर ये एकांकी जो घटना है वो पूर्ण हो जाएगी। और जो स्थान है वो स्थान किसका है? ये देवदत्त का कमरा है। इस देवदत्त के कमरे में ही ये एक घटना शुरू होती है और इसी में कुछ ही घंटों में यह घटना समाप्त हो जाती है। तो देवदत्त का कमरा एक ही स्थान हुआ, समय सुबह के 6:30 से कुछ घंटों के अंदर ये समाप्त हो जाएगी और इस घटना देवदत्त के जो लिली की माँ जो है उसको गहने देगी, उससे संबंधित पूरी घटना है। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो मुख्य पात्र है, उन मुख्य पात्रों में आते हैं देवदत्त, रविदत्त, लिली की माँ, प्रतिमा, गजेंद्र और अचल बैठा व्यक्ति। यहाँ पे गजेंद्र और अचल बैठा व्यक्ति जो है वो अंत में इसका जिक्र आएगा। हम देखते हैं कि देवदत्त जो है इसके अंदर एक आदर्शवादी चरित्र के रूप में उभरकर सामने आते हैं। वहीं रविदत्त जो है ये एक यथार्थवादी पात्र है। यथार्थवादी पात्र जो आज के वर्तमान की सोच को लेकर चल रहा है। और लिली की माँ जो इस कथा में आगे जो है इस कथा को रूप देगी। प्रतिमा जो है वो देवदत्त की कौन है? पत्नी है। और जो रविदत्त है इसकी पत्नी का नाम नहीं आके इसके अंदर उसका नाम भाभी के रूप में ही पुकारा गया है। और इसके अतिरिक्त एक और पात्र है जिसका नाम है कमल। कमल का भी सिर्फ नाम आएगा और एक कुछ समय के लिए उसकी इस कमरे में क्या होगी? एंट्री होगी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं कि एकांकी कैसे शुरू होती है। एकांकी के अंदर कथा कुछ ऐसी है कि जो देवदत्त है वो एक स्कूल जो है भारतीय स्कूल का हेडमास्टर है। वह 12 वर्षों से उस स्कूल को चला रहा है और उसी से उसने आज तक जो है ईमानदारी और अपने मेहनत से प्रतिष्ठा समाज में हासिल की है। होता ऐसा है कि लिली की माँ इसके अंदर, लिली जो है वो भारतीय स्कूल जो देवदत्त की स्कूल है उसके अंदर पढ़ती है। उसकी माँ जो है उन देवदत्त पे बहुत यकीन करती है, विश्वास करती है। और लिली की माँ का जो पति है वह बहुत ही शराबी है, बहुत उदंडी है। जो उसके पास गहने हैं, उस गहनों का हर समय लिली की माँ को यह चिंता सताती है कि कहीं शराब के अंदर ही ये रुपए जो है, ये गहने जो है वो बेच के खत्म न कर दे। अगर ऐसा कर देगा तो मैं लिली का एक समय विवाह कैसे करूंगी। इसी चिंता में वो सोचती है कि मैं इन गहनों को
देवदत्त जो उनके मास्टर है, उन मास्टर के पास मैं सुरक्षित रख देती हूँ। यह सोच के लिली की माँ देवदत्त को 50-60 हजार के कुछ गहने होते हैं, वो देवदत्त को यह कह के सौंप देती है कि मेरा पति तो शराबी है, वो न जाने किस दिन नशे के धुत में इसको बेच देगा और इस संपत्ति को नष्ट कर देगा। मैं अपनी लिली के भविष्य के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये आपके पास में रखना चाहती हूँ। देवदत्त जो है वो उनके इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए उसको रख लेता है। अब एकांकी कुछ ऐसे शुरू होती है कि रविदत्त, इसके अंदर मैं बताना भूल गई, रविदत्त और देवदत्त जो है वो दोनों घनिष्ठ मित्र है। रविदत्त वैसे घनिष्ठ मित्र है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो यही जानते हैं कि ये दोनों भाई है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उनका जो रहन सहन है, उनसे साफ जाहिर होता है कि वे दोनों भाई जैसा रहते हैं। अब यहाँ पे एकांकी की शुरुआत में ही रविदत्त के द्वारा ये कहा जाता है, दबा लो, क्या फर्क पड़ेगा, 50-60 हजार के 6-7 लाख मिलेंगे, इसको देखकर तुम्हें क्या मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो यथार्थवादी सोच का व्यक्ति रविदत्त है, जिसकी मानसिकता ये है कि व्यक्ति जो है वो प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ धोखे से, रुपए पैसे से, संपत्ति से बड़ा व्यक्ति ही बहुत जल्दी अर्जित कर पाता है। गरीब व्यक्ति हमेशा मेहनत करता हुआ ही दब जाता है, उसको उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती जितनी वो मेहनत करता है। तो इस सोच के कारण वो उन गहनों की बात करते हुए इस एकांकी की शुरुआत देखते हैं। तब हम देखते हैं कि रविदत्त जो एक आदर्शवादी सोच का व्यक्ति है, वो रविदत्त को टोकता है। देवदत्त कहता है कि मैंने जो इतने 12 वर्षों में जो भारतीय स्कूल चला के जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, और तुम वो चाहते हो कि मैं इस प्रतिष्ठा को कुछ ही पल में समाप्त कर दूं। तब देवदत्त जो है वो ये कहता है कि तुम्हारी ये प्रतिष्ठा, अगर इन गहनों को बेचने के बाद जो रुपए प्राप्त होंगे उससे कई और स्कूलें खुल जाएगी, और यह जो प्रतिष्ठा तुमने 12 सालों में कमाई है वो तुम 2 सालों में कमा लोगे। यहाँ हम देखते हैं कि इस वार्तालाप से उपेंद्रनाथ अस्त ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य जो है आज के समय में, आज यथार्थवादी सोच जो है वो शिक्षा को एक व्यापार के रूप में देखती है। वह अपने उस कर्म को व्यापारिक रूप में लेते हुए उस कर्म को करना भूल गया है जो उसको यथार्थ में करना चाहिए। और आज की प्रतिष्ठा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबल व्यक्ति की निर्बल पे है, गरीब व्यक्ति के ऊपर बड़े की व्यक्ति की है। अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति पर अत्याचार करता है तो वो व्यक्ति ही ज्यादा प्रतिष्ठित है जो आज के समय में धन और रुपए से या प्रतिष्ठा से बड़ा है। ये नहीं कि वह सच्चा कितना है, ईमानदार कितना है। फिर हम आगे देखते हैं कि इस प्रकार की वार्तालाप जो है जब लगातार चलती है तो उनको, देवदत्त को यह डर सताने लगता है कि जब 4 महीने पहले रविदत्त का विवाह हुआ था तो विवाह के समय में रविदत्त ने जो है देवदत्त से रानी हार उस गहनों के अंदर से मांगा था और कहा था कि कुछ समय के लिए विवाह के समय तक रानी हार मुझे दे दो, मैं उसके पश्चात, विवाह के पश्चात मैं वापस कर दूंगा। लेकिन देवदत्त जो है वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वह उसको सीधा स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है जिसकी संपत्ति है मैं उसी को पूछ के यह दे सकता हूँ। तो वह लिली की माँ को बुलाकर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि क्या मैं कुछ समय के लिए रानी हार इनको दे सकता हूँ। तो लिली की माँ, जो देवदत्त पर बहुत ही अधिक विश्वास करती है, वो कहती है यह संपत्ति अब आपके पास है, जब तक ये आपके पास है ये आपकी संपत्ति है, आप जिसे चाहे दे सकते हैं। लेकिन देवदत्त कहता है कि नहीं, यह मेरे पास रखी गई अमानत है, मैं आपकी अनुमति के बिना इसको नहीं दे सकता। तब लिली की माँ के द्वारा आज्ञा दे देने पर वह जो रानी हार है वो देवदत्त रविदत्त को दे देता है। उस बात को आज 4 महीने हो चुके थे। जब देवदत्त रविदत्त से रानी हार वापस मांगता है तो रविदत्त उसको गबन करने का सुझाव देता है और कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि रानी हार ही क्यों, उसके द्वारा दिए गए जो सारे गहने हैं उस गहनों को बेचकर अपन बहुत कुछ कमा सकते हैं, इस छोटे से घर से बड़े घर में जा सकते हैं, अचानक से अपना भी जीवन का सुधार हो सकता है, अपन को ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। तो देवदत्त इनकी बात का समर्थन नहीं करते हैं, वो बार बार अपने ही सिद्धांतों, अपने ही आदर्शों की बात करते हुए उस रविदत्त को गलत साबित करते हैं। तब रविदत्त कहता है आप तो मूर्ख हैं, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो होता तो अब तक इनको बेचकर अपना सब कुछ कायम कर चुका होता, अपने अलग नाम कर चुका होता।
अब देवदत्त जो है उसको बार बार चिंता सता रही है कि अब रविदत्त जो है उसको यह हार नहीं देगा। तभी रविदत्त के मुंह से एक कमल नाम के व्यक्ति का जिक्र निकलता है। तो कहता है कि कमल भी कहता है कि यह तो मूर्खता है। तभी देवदत्त कहता है, अच्छा तुम उसकी संगति में हो, वह व्यक्ति जिसने एक समय मेरे से कुछ उधार लिए थे और दुकानदार से कहा था कि मैं कुछ समय बाद इनके भरोसे पे वह वापस रुपए दे दूंगा। उस बात को आज 2 महीने हो चुके हैं और उसने वह वापस नहीं लौटाए हैं। उसको तो अपनी प्रतिष्ठा की नहीं पड़ी है और झूठे झूठे प्रगतिशील होने के वादे और ढकोसले करता रहता है और कहता है कि मैं प्रगतिवादी विचारधारा का हूँ। प्रगतिवादी विचारधारा मतलब जो शोषित और सर्वहारा वर्ग है उसके प्रति आवाज उठाना और पूंजीपति वर्ग के प्रति जो शोषक है, जो शोषण उनका कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में बोलना। ऐसे सोच रखने वाला व्यक्ति कमल जो है वो अपने आप को हर बार बताता रहता है, जबकि उसके अंदर ऐसी समाजवादी भावना नहीं है। तो तभी क्या होता है, उस कमरे में कमल का प्रवेश होता है। कमल आकर कहता है, रविदत्त जल्दी चलो, मेरी माँ भी आई है, कुछ कस्टमर्स जो है वो आपकी दुकान पर बैठे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं रविदत्त जो है एक वैद्य है, वह कमल के साथ में चला जाता है। अब इधर देवदत्त जो है अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा है, जैसे कि एक नाटक की रंगमंच की सज्जा हम देखते हैं कि उसके अंदर हर एक कमरे का या जिस घटना के स्थान को दिखाया जाता है उसकी एक सज्जा होती है। तो इस एकांकी में हम देखते हैं कि देवदत्त का कमरा है। इस देवदत्त के कमरे के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा बाहर की तरफ जाता है और एक दरवाजा घर की कोठरी की तरफ जाता है। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, खिड़कियों पे पर्दे लगे हैं। एक अलमीरा है जिसका एक पट खुला हुआ है, उसके अंदर तह किए हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं। एक अलमीरा जो है उसके अंदर लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे एक अंगीठी रखी है और इस कमरे में एक कुर्सी जो है, आराम कुर्सी, वो भी पड़ी है। अब यहाँ पे देवदत्त घूमता घूमता उस कुर्सी पर बैठकर लंबी लंबी आहें भरता है। उसको भी चिंता सता रही है कि अगर रविदत्त ने उसको रानीहार नहीं दिया तो क्या होगा। तभी देखते हैं उस कमरे में उनकी पत्नी प्रतिमा का प्रवेश होता है। प्रतिमा जो है वह कहती है, क्या हुआ, आप क्यों चिंतित हैं। तब देवदत्त अपनी सारी बात बताता है तो प्रतिमा खुद भी उनको ताना देते हुए कहती है कि लिली की माँ से आपने गहने लिए ही क्यों, लिली की माँ को आप ही क्यों दिखे। तो एक शक की निगाह से उसकी जो बातें हैं वो ये बता रही है कि किसी पर स्त्री के गहने आपने क्यों लिए। तो इधर देवदत्त कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन प्रतिमा कुछ न कुछ बातें इस तरीके से कहती है कि देवदत्त को चुभती है। लेकिन आखिर में प्रतिमा यह बात कहती है कि आपने कभी ये भी सोचा है कि कभी हो न हो, कभी ऐसा हो जाए कि ये गहने कोई चुरा कर ले जाए। आपने जो अपनी इस समाज में प्रतिष्ठा कायम की है वह कुछ ही समय में गुल हो जाएगी, और आप जो इतना ईमानदारी का पिटारा लिए घूमते हैं, वह व्यक्ति जो आज तक कभी ना तो झूठ बोला है ना किसी झूठ का साथ दिया है, वो कुछ ही पल में झूठा साबित हो जाएगा। देवदत्त को यह बात सुन के अचानक से होश आता है कि इस बात का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब उसको बहुत ही ज्यादा ऐसे जल्दबाजी हो जाती है कि जैसे न जैसे मैं अब इन गहनों को वापस लिली की माँ को सौंप देना चाहता हूँ और अपने इस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन बात कहाँ ठहरती है, रविदत्त जो है वो रानीहार नहीं दे रहा है। तो अब जो है प्रतिमा से वो सहायता मांगता है कि कुछ करो ऐसा कि वो रानीहार मुझे वापस मिल जाए और मैं वो गहने लिली की माँ को सौंप दूं। तो प्रतिमा एक सुझाव देती है कि भाभी, अभी हम आज जो है वो मेले में जाएंगे, तो चूंकि भाभी को गहनों का बड़ा शौक है तो वो गहने जरूर पहनेगी। तो ऐसा करूंगी कि मैं भाभी को ये कह दूंगी कि आप इतनी मेले में जो है भीड़ होती है, कहीं रानीहार को कोई चुरा न ले, इसलिए आप इस रानीहार को खोलकर रख दीजिए। जब गहने पहन के भाभी वैसे ही तैयार हो जाती है तो उस प्रतिमा जो है उनको समझाती है कि सारे गहने खोल दो, लेकिन वह आभूषण की बड़ी प्रिय लोभी महिला थी, तो वो उनके सारे गहने तो नहीं खोलती, एक रानीहार खोलकर वो जरूर प्रतिमा को सौंप देती है। प्रतिमा उसको अलमीरा में रखकर ताला लगाकर चली जाती है। इधर प्रतिमा कुछ बहाना करके चाबी देने के लिए देवदत्त के पास रूम में आती है, लेकिन देवदत्त कहता है तुम जाओ, चाबी लेकर जाओ। तो जैसे ही वो निकलते हैं तो देवदत्त जो है
वो खिड़की से अंदर झांकता है, बाहर झांकता है, देखता है कि हम इसमें देखते हैं देवदत्त अपने ही घर में एक चोर सा दिखाई देता है। तो वो उस कमरे में जाकर उस अलमीरा का ताला तोड़ता है और रानी हार निकालता है, एक संदूक लेकर आता है और घर की एक नौकरानी है जिसको इसमें माई नाम से पुकारा गया है। माई को कहा जाता है कि तुम जल्दी से जाओ और लिली की माँ को लेकर आओ। जब वह जाकर लिली की माँ को लेकर आती है तो उसके बाद में देवदत्त माई को कहते हैं कि तुम जल्दी से विद्यालय जाओ और कह देना कि आज देवदत्त जो है वो देरी से आएंगे या फिर अवकाश पे है। ऐसे करके माई को वापस विद्यालय भेज दिया जाता है और इधर लिली की माँ से देवदत्त बात करते हैं कि आप अपने इन गहनों को वापस ले जाइए, मैं आपकी इस अमानत को वापस सौंपता हूँ। तब लिली की माँ कहती है कि आपको पता है ना कि मैंने आपको किस लिए ये गहने सौंपे हैं, अगर आपने ये दिए तो कभी ना कभी मेरे पास से चले जाएंगे। तो देवदत्त कहते हैं कि आपके पास से जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ से ये चोरी हो जाएंगे। तो उन्होंने लिली की माँ ये कहती है कि जब चोरी हो जाएंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर रहे तो ये तो वैसे ही कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे। लेकिन देवदत्त कहता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरे अंदर ऐसा चोर आ गया है, मेरी सोच के अंदर ऐसा चोर आ गया है कि हो सकता है कि मैं इसको बेच दूं, इसलिए वह चोर और भी अपनी प्रवृत्ति को बलवती करे, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ये गहने ले जाएं। इस प्रकार हम देखते हैं देवदत्त जो है अपने सारे गहने लिली के सारे गहने वापस लिली की माँ को सौंप देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही एकांकी की कथा समाप्त होती है तो अंत में मैंने आपको बताया था दो पात्र है, एक है गजेंद्र, एक है अचल बैठा व्यक्ति। अचल बैठा व्यक्ति पूरी एकांकी चलते समय कोई क्रिया नहीं करता है और जैसे ही एकांकी समाप्त होती है अचल बैठा व्यक्ति अचानक से बोल उठता है, घटिया, बिल्कुल झूठा, इस कहानी का कोई मतलब आधार नहीं है, ये कहानी सच हो ही नहीं सकती। ऐसा आज के समय में होना नामुमकिन है कि एक देवदत्त जैसा आदर्शवादी व्यक्ति भी इस दुनिया में है। मैं इस कथा को बिल्कुल निराधार मानता हूँ, ये ऐसी एकांकी सफल नहीं हो सकती। तब तक गजेंद्र, हम देखते हैं कि इस एकांकी के अंत में यह अपन अंदाजा लगा सकते हैं, गजेंद्र एक कहानी सुना रहा है, अचल बैठा व्यक्ति उस कथा को सुन रहा है, जो शायद उस कथा को मंच पर मंचित करेगा। लेकिन गजेंद्र जो है वो जब ये कथा उसको सुनाता है तो अचल बैठा व्यक्ति उस कथा को झूठा साबित करता है। वो कहता है आज के समाज में क्या है, आज के समय में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखा इतना अधिक फैल चुका है कि स्वार्थ, लालच हमारे सामने इतना अधिक दिखाई देता है कि सामान्यतः आदर्श से संबंधित और सामाजिक मूल्यों से संबंधित कहानी पर कोई विश्वास तक नहीं करता। अर्थात ऐसी कहानी लाओ जिसमें धोखा हो, रिश्वतखोरी हो, भ्रष्टाचार हो और उस भ्रष्टाचार की जीत हो। यहाँ उपेंद्रनाथ अष्ट ये बताना चाहते हैं कि आज की जो मानसिकता है वो यथार्थ में यही है, तो क्यों ना हम असल में इन दुनिया वालों को, इन पाठकों को यही दिखाए जो समाज में चल रहा है। तो यहाँ पर गजेंद्र कहता है कि आपको यह झूठ लग रहा है, नहीं, अंत में वो कहता है यह मनीराम नामक एक व्यक्ति है जो यथार्थ में है, जो जिसकी कहानी ये है कि उसने अपने आदर्श चरित्र के माध्यम से अपने पास में रखे गहनों को वापस लौटाया था। तो उसी कहानी को मैं कह रहा हूँ। इस तरह इस एकांकी का अंत होता है। तो हम देखते हैं कि उपेंद्रनाथ अष्ट नई जो विचारधारा है उसमें पुरानी जो आदर्श मूल्य है उन मूल्यों की और नई विचारधारा की टकराहट को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और पाठक वर्ग की सोच पर यह छोड़ते हैं कि वह किस विचार को लेना चाहता है। धन्यवाद।